तो आप लोग को बता रहे हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना। डिफरेंट तरीका से आपको बता रहे हैं। आज आप लोग को दो चीज़ सिखाएंगे। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से सोल्व करना और साथ में जीएस प्रसाद मेथड से शॉर्टकट तरीका से नेचर ऑफ सॉल्यूशन पता करना और एक बात ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये तीन चीज एक्चुअली में बताएंगे। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से कैसे निकालते हैं। एलिमिनेशन भी करना है, सब्स्टिट्यूशन भी करना है। अब देखिए, टू अननोन का तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, मैट्रिक में आप देखे हैं, लेकिन थ्री अननोन का नहीं पढ़ना रहता है बचपन में। तो मेनली इस पर हम फोकस करेंगे। देखिए कैसे करिएगा। सोल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए सबसे पहले बी को थोड़ा सा कर देते हैं। बी में क्या है, इसको सोल्व करना है। एलिमिनेशन मतलब हटाना। इसको मान लीजिए फर्स्ट है और इसको मान लीजिए क्या सेकेंड है। तो एक को एलिमिनेट करके निकाल लेते हैं और दूसरे को क्या सब्स्टिट्यूट करके निकाल लेते हैं, बोलते हैं एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन। तो हम क्या करते हैं, x को एलिमिनेट कर देते हैं। तो क्या करिएगा, x को एलिमिनेट करना है तो x का कोएफिशिएंट दोनों में क्या करिए, सेम कर दीजिए। तो यहां पर 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 इंटू इक्वेशन फर्स्ट, और इसमें क्या करते हैं 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू इक्वेशन सेकेंड। अब ऐसा करने से ए भी 6x ए भी 6x हो जाएगा। कोएफिशिएंट सेम हो गया, घटा दीजिए। मीन्स साइन अगर सेम है तो घटा दीजिएगा, साइन अगर डिफरेंट रहेगा तो ऐड कर दीजिएगा। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा x। तो अब क्या करिएगा, देखिए इसमें 3 मल्टीप्लाई किया तो 6x और ए भी क्या 2 मल्टीप्लाई में 6x, घटाने पर 6x कैंसिल, यहां क्या बचेगा 5, 15 ऑफ y और 15y एंड माइनस क्या 4y, 11y आ गया लेफ्ट में, और इस साइड में 3 और यहां पर क्या 2 मल्टीप्लाई किए हैं तो 3 माइनस 14 माइनस क्या 11, और दिस इंप्लाइज y का वैल्यू क्या आ गया माइनस ऑफ 1। मीन्स एलिमिनेशन से y निकल गया। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं, मीन्स एलिमिनेट करिए, में से हटाए हैं x को। अब y का वैल्यू इसमें क्या करते हैं, किसी एक में रख देते हैं, तो उससे क्या आपका x का वैल्यू आ जाएगा। तो y का वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो इसमें पुट कर दीजिए, मीन्स सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। पुट इन क्या फर्स्ट में पुट करिएगा तो y का वैल्यू -1 रखिए, कितना आ जाएगा ए माइनस ऑफ 5, और इस साइड ले जाइएगा 6 डिवाइडेड बाई 2, x का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। तो x का वैल्यू 3 आ गया। यहां से हम लोग का x और y दोनों का वैल्यू निकल के आ गया। इस टाइप से आपका सॉल्यूशन निकालते हैं एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से। तो एलिमिनेट भी किए, सब्स्टिट्यूट भी किए। अब यही चीज 3 ऑर्डर में निकालते हैं, तो उसमें 2 को एलिमिनेट करते हैं, x को भी और y को, और z निकाल लेते हैं। पहले x को एलिमिनेट करिए, कैसे देखिएगा। यहां पर हम लोग ऐसे लेते हैं, x को एलिमिनेट करते हैं, पहले लिख देते हैं x प्लस क्या y प्लस z, और कांस्टेंट को राइट साइड ले जाकर लिख लीजिए 6। यहां पर क्या है 2 ऑफ x एंड प्लस क्या y माइनस z इक्वल टू क्या है +1 है। इसमें भी कांस्टेंट उस साइड ले जाकर लिख लीजिए, तो x प्लस क्या y और क्या है -2z इज इक्वल टू क्या है -3 है। फर्स्ट मान लीजिए, सेकेंड मान लीजिए और थर्ड मान लीजिए। अब क्या करते हैं, यहां से एलिमिनेट करते हैं, यहां से एलिमिनेट करते हैं, तो क्या होगा देखिए, x को पहले एलिमिनेट कर लीजिए, क्या है 2 ऑफ z x प्लस वाई, ठीक लिखे है ना, 2x प्लस 1 हो गया x प्लस वाई, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, x को पहले एलिमिनेट करके yz में 2 इक्वेशन बना लीजिए। तो हम क्या करते हैं देखिएगा, इसमें 2 मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x खत्म हो जाएगा। तो 2 इंटू फर्स्ट माइनस क्या सेकेंड, क्या बनेगा देखिएगा, यहां से इसमें 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको घटा रहे हैं, 2x खत्म, 2y माइनस y, y बनेगा। यहाँ 2z अब घटाएंगे
प्लस 3z हो जाएगा, और यहां पर 2 मल्टीप्लाई किए तो 12 और 1 घटाएंगे 11 आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहां से इस दोनों का यूज करके x को एलिमिनेट कर लिए हैं। अब इसका और इस दोनों में से किसी एक का यूज करके x को फिर एलिमिनेट करते हैं, तो क्या बनेगा देखिए, यहां पर इसमें इसको घटा देते हैं। x मीन्स ए फर्स्ट में क्या करते हैं, थर्ड को घटा देते हैं। कितना निकल के आएगा देखिए, x खत्म, y खत्म, y भी खत्म हो गया, x भी खत्म हो गया। कितना निकल के आया, 3 ऑफ z इक्वल टू कितना, 9 हो गया। मतलब ये तो और आसान हो गया, x को एलिमिनेट करने में ही y भी एलिमिनेट हो गया, तो सीधा आपका z का वैल्यू आ गया। z इक्वल टू कितना आ गया, 3। अब अगर मान लीजिए ये भी एक्स वाई जेड का इक्वेशन होता, तो y और z को सोल्व करके y को एलिमिनेट करके z निकाल लेते। जब z निकल जाता तो क्या कर देते हम लोग, किसी एक में, दोनों में से जिसमें आसान होता उसमें रख देते, फिर क्या हो जाता, y निकल जाता। y और z निकल गया, इस तीनों में जो आसान होता उसमें रख देते, तो x y z तीनों निकल गया। तो हमको z निकल गया है। यहां से हम क्या करेंगे, यहां से थोड़ा सा हम इसको चेंज कर देते हैं। ये सीधा डायरेक्ट हो जा रहा है, आपको सिखाने में नहीं बन रहा है, तो हम यहाँ पर इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इस इक्वेशन में हम ऐसा करते हैं, x और इसको 2y कर देते हैं। ठीक है, इसको 2y कर देते हैं, बस आपको सिखाने के लिए कि ये ऐसा हो। तो क्या बनेगा देखिएगा आप, तो यहां से बनेगा ये 2y होगा। हम थोड़ा सा चेंजिंग कर दिए हैं, बस y वाला भी टर्म रहना चाहिए इसलिए। अब फर्स्ट में से थर्ड को घटाइए, तो क्या होगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, घटाने पर माइनस y हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना बनेगा, 3 ऑफ क्या हो जाएगा z, और इक्वल टू इधर क्या बनेगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। देखिए, अब यहां से इसको मान लेते हैं 4 और इसको मान लेते हैं 5। अब दो इक्वेशन, दो अननोन, y को अब एलिमिनेट कर दीजिए, z में रिलेशन निकालिए। तो y को एलिमिनेट करिएगा तो क्या, कैसे करिएगा, अब 4th को 5th से जोड़ दीजिए, क्या निकल के आया, जोड़ेंगे y खत्म, 6z इक्वल टू कितना आ गया, 19, 20 हो गया। ठीक है, और दिस इंप्लाइज यहां से z का वैल्यू 10 बाई क्या हो गया, 3, z निकल गया। अब z का वैल्यू इसमें से जिसमें आसान होगा उसमें रख दीजिएगा, तो y निकल जाएगा। तो इसमें रख दीजिए y, देयरफॉर 4th से आप लिख सकते हैं, कितना बनेगा, y इज इक्वल टू 11 माइनस ऑफ क्या, 3 ऑफ z, और यहां से 11 माइनस 3 इंटू जेड कितना है, 10 बाई क्या, 3, यही है, तो कैंसिल हो जाएगा, और दिस इज इक्वल टू 1 हो गया। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, y भी निकल गया, z भी निकल गया। अब y और z का वैल्यू इस तीनों में जो आसान होगा उसमें एक रख दीजिए। तो अब फर्स्ट में रख देते हैं, सबसे आसान सिंपल वही है। तो क्या बनेगा देखिए, फर्स्ट में अगर रखते हैं तो फर्स्ट इंप्लाइज डेट x इज इक्वल टू क्या बनेगा, 6 माइनस वाई माइनस ऑफ क्या, z, और रख दीजिए अब 6 माइनस 1 y कितना है, 1, z कितना है, तो ये 10 बाई क्या, 3, और इसको सम करके निकाल लीजिए। तो 15 ये बनेगा 5 हो जाएगा, 5 15 माइनस 10, 5 बाई क्या, 3 हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से सोल्व करते हैं, x और y का वैल्यू निकालते हैं। तो ये तो बचपन में वाला था, कुछ विशेष बात नहीं। लेकिन 3 अननोन का इक्वेशन रहे तो इसी टाइप से आपको पहले x को एलिमिनेट करना है, उसके बाद yz में 2 इक्वेशन आएगा, इससे y को एलिमिनेट करके z निकालना है। z निकल गया, इस दोनों में से जो आसान होगा उसमें z का वैल्यू रखेंगे तो एक y निकल जाएगा। जब y और z दोनों निकल गया तो इस तीनों में से जो आसान होगा उसमें y और z का वैल्यू रखेंगे तो x निकल जाएगा, x y z ऐसे निकाल लेते हैं। ये एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन है। अब देखिए नेचर ऑफ सॉल्यूशन आपको बताने जा रहे हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो उसका नेचर ऑफ सॉल्यूशन एक 2 अननोन का और
थ्री अननोन का नेचर ऑफ सॉल्यूशन हम बताएंगे सबसे इजीएस्ट वे तरीका से। देखिए, अब नेचर ऑफ सॉल्यूशन निकालने जा रहे हैं। नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ क्या, यहां पर देखिएगा टू अननोन के लिए, टू अननोन ये बचपन से जानते हैं, ये वाला बचपन से जानते हैं। अगर टू अननोन का सिस्टम ऑफ लीनियर, चलिए पहले टू अननोन का देते हैं। नेचर ऑफ सॉल्यूशन टू अननोन के लिए a1 ऑफ x एंड b1 ऑफ y एंड क्या, ए वाला c1 है, a2 ऑफ x एंड b2 ऑफ y एंड c2 है। तो इसका नेचर कैसे निकालते हैं ऑफ टू अननोन, चलिए इसका तो नेचर पता करते हैं। तीन ही होता है, आप जानते हैं, आप जानते हैं, क्या जानते हैं, इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। कब होता है यूनिक सॉल्यूशन? जब x का कोफिशिएंट का रेशियो, x का कोफिशिएंट का रेशियो और y का कोफिशिएंट का रेशियो एंड इक्वल नहीं हो, यही कंडीशन हो गया, यही कंडीशन हो गया। और साथ में नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ टू अननोन टू इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू अननोन्स, टू अननोन्स एंड इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग यहीं पे बता देते हैं, एंड ज्योमेट्रिकल मीनिंग। देखिए दोनों चीज इसमें सिखा देते हैं, थ्री अननोन का आगे बताएं। तो ऐसा होगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, और इस केस में ऐसा होता है तो क्या होता है, देखिए दिस इंप्लाई ए, ऐसा होता है तो दो इंटरसेक्टिंग 2D में, ये 2D में स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ये आपको पहले ही बताए हैं, ये स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। तो 2D में ये दो स्ट्रेट लाइन है और ये दोनों इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन होगा, एक पॉइंट पर क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो ज्योमेट्रिकली ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा, और ऐसा होगा तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट पर क्या करेगा, कट करेगा, ऐसा हो जाएगा। दूसरा, अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो ऐसा होता है, x का कोफिशिएंट का रेशियो, y का कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल टू क्या, कांस्टेंट टर्म का रेशियो c1 डिवाइडेड बाई क्या, c2। और ऐसा होगा जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। और इस केस में क्या होता है, दोनों लाइन ज्योमेट्रिकली आप देखेंगे तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन है और ये कॉन्सिडेंट लाइन होता है, मीन्स एक दूसरे में ओवरलैप कर जाता है। ये वाला एक लाइन है, मान लीजिए एक लाइन, एक ये वाला जो आपका इक्वेशन है एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा वाला भी इसी पर ओवरलैप कर जाता है, ओवरलैप करता है। मतलब क्या, ये दोनों लाइन कॉन्सिडेंट होगा, कॉन्सिडेंट लाइन होगा। यहां पर क्या हो गया, इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और तीसरा, तीसरा क्या होगा, अगर नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, अगर नो सॉल्यूशन होता है तो ऐसा होता है, x का y का कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल होगा, x का y का कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल होगा, लेकिन कांस्टेंट टर्म के रेशियो के बराबर नहीं होगा, ऐसा होगा तो नो सॉल्यूशन होगा। और ज्योमेट्रिकली उस केस में क्या रिप्रेजेंट करता है, ज्योमेट्रिकली इस केस में दोनों लाइन अलग अलग होता है, L1 लाइन है, L2 लाइन है, तो पैरेलल लाइंस होता है, पैरेलल, पैरेलल लाइंस होता है, लाइंस पैरेलल होता है, पैरेलल लाइंस होता है इस टाइप से। तो ये कंडीशन भी हो गया, और ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है वो भी इसमें बता दे। ज्योमेट्रिकली स्ट्रेट लाइन होता है, तीन टाइप से होता है, यही तीन टाइप का सॉल्यूशन ही होता है, और तीन टाइप से ज्योमेट्रिकली स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। चलिए इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम आपको बताते हैं, जैसे यही है। अब कभी भी टू अननोन का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का टाइप्स ऑफ
मीन्स किस नेचर पता करना है या नेचर से कनेक्ट हो गया, तो यही सबसे इजीएस्ट वे होता है। डिटर्मिनेंट से भी नहीं बनाएंगे और मैट्रिक्स से भी नहीं बनाएंगे, इसी से बनाएंगे। जब तक डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स का कंसेप्ट उस प्रॉब्लम में इन्वॉल्व नहीं है, तब तक हम लोग इसी का यूज करेंगे जो अभी बताए हैं, 2 ऑर्डर के लिए भी और 3 अननोन के लिए हम जयेश प्रसाद मेथड बताएंगे अभी इसके बाद। जस्ट देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैज यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं। यहां पर सबसे फर्स्ट में आप देखिए कर रहा है यूनिक सॉल्यूशन के लिए। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, यहां पर आप देखेंगे तो इसका कोफिशिएंट का रेशियो, एक्स का कोफिशिएंट का रेशियो, यहां पर इसका लिख देते हैं पहले लाइन, यहां पर देखिए ऊपर नीचे, k प्लस 1 एक्स प्लस क्या 8 ऑफ वाई इज इक्वल टू 4k है, और यहाँ क्या है kx है, n प्लस कितना है k प्लस 3 और इंटू वाई है, और यहाँ क्या है 3k माइनस ऑफ 1 है, ऐसा है। अब यहाँ से फर्स्ट नंबर में देखिए, अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो x का कोफिशिएंट का रेशियो y का कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल नहीं होगा। तो देखिएगा k बाई 1 एंड डिवाइड k प्लस 1 बाई k इज नॉट इक्वल टू 8 बाई क्या k प्लस क्या 3। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इधर मल्टीप्लाई करिए, इसको इधर मल्टीप्लाई, इधर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो k स्क्वायर एंड प्लस क्या ये वाला k एंड प्लस क्या 3k एंड प्लस क्या 3, और इसको इधर मल्टीप्लाई करिए तो 8k हो जाएगा, और इस साइड में ले आइए तो क्या बनेगा k स्क्वायर 4k माइनस 4k हो जाएगा एंड क्या प्लस ऑफ 3 हो जाएगा, इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। फैक्टर करिए तो यहाँ पर फैक्टर करिए, इसको -1 -3 दोनों का सम कितना होगा -4, प्रोडक्ट 3 है। तो अगर इसको आप वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, यहाँ से k का वैल्यू इस साइड करेंगे तो 1 एंड क्या 3, अगर इक्वल रहता तो ऐसा होता, बस फैक्टर करके हम लोग सोल्यूशन निकाल दिया। और अगर इक्वल नहीं है तो एक k का वैल्यू इतना नहीं होना चाहिए, मतलब इसको छोड़ के सभी रियल वैल्यू ले सकते हैं। k बिलोंग्स फ्रॉम r माइनस क्या 1 3, इसको छोड़ के कुछ भी हो सकता है, ऐसा हो गया। अब देखिए दो ही ऐसा वैल्यू है 1 और 3 जिसको छोड़ के हमेशा यूनिक सॉल्यूशन है, तो हमको यही दो वैल्यू पर या तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, सॉरी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा, इसी दोनों के लिए हमको चेक कर लेना है। अब देखिएगा यहाँ पर इसके लिए आप इसको निकालेंगे a1 बाई a2 और b1 बाई b2 और क्या b1 बाई b2 और क्या c1 बाई c2, तो क्या आएगा x का कोफिशिएंट का रेशियो यहाँ पर एक k एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या यहाँ पर k, और यहाँ पर देखेंगे तो k 8 एंड डिवाइडेड बाई y का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई इतना k प्लस 3 हो जाएगा, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 4k डिवाइडेड बाई क्या 3k एंड माइनस ऑफ 1। अब चेक कर लेते हैं कि क्या हो रहा है, तीनों इक्वल है कि दो इक्वल है तीसरा के बराबर नहीं है। और k का वैल्यू दो ही हमारे पास डाउट वाला है, 1 और क्या 3, बाकी सभी पर तो यूनिक सॉल्यूशन हो रहा है, तो k का वैल्यू 1 ले लेते हैं। इफ k इज इक्वल टू 1, k इक्वल टू 1, तो देखिए क्या बन रहा है यहाँ पर 1 इम्प्लाइज दैट, 1 इम्प्लाइज दैट क्या होगा यहाँ पर 2 बाई 1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 बाई 4 हो जाएगा, यहाँ पर रखिए 1 4 एंड 4 बाई क्या नीचे 2 हो जाएगा, इस ए क्या है 2 इक्वल टू 2 इक्वल टू 2, ये सब इसके लिए क्या हो गया बराबर हो गया। इसका मतलब a1 बाई क्या a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 ऐसा हो गया। इसका मीनिंग हो गया कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो ये हम लोग कह सकते हैं k का वैल्यू 1 है तो उस केस में क्या है इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन।
तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या वैल्यू आ गया? इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए के का वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। अब एक वैल्यू बचा क्या? 3। उसके लिए चेक कर लेते हैं। इफ के इक्वल टू क्या? 3 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, तो क्या बनेगा? देखिए 1 इम्प्लाइज डेट 3 रखिए इसमें, 3 रखने पर 4 बाई क्या? 3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8 बाई क्या? 6 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ 3 रखिए पर 12 डिवाइडेड बाई 3 रखिए 8 हो जा रहा है। और इसको देखिए, ये 4/3 और ए भी क्या है? कैंसिल होके 4/3 और ए क्या आ जा रहा है? ए आपका 4 से कैंसिल तो 3 बाई क्या? 2। ए इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल है, ए इक्वल नहीं है। इसका मीनिंग क्या है कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, लेकिन ऐसा C1/C2 नहीं है। इसका क्या मीनिंग होता है? नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन ऐसा होता है। तो यहां से आप क्या देख लिए कि आप कह सकते हैं कि ऐसा है, के का वैल्यू जब 3 है तो नो सॉल्यूशन होगा। तो नो सॉल्यूशन के लिए आ गया आपका आंसर के इक्वल टू 3। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए आ गया के का वैल्यू क्या? 1। यूनिक सॉल्यूशन के लिए आ गया के का वैल्यू 1 भी नहीं और 3 भी नहीं। यही 3 सॉल्यूशन आया। तो तीनों का मीन्स ऐसा है, मीन्स के का वैल्यू 1 या 3 है तो उसका यूनिक सॉल्यूशन है। मतलब वो जो लाइन है, जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, वो दो लाइन है, दोनों क्या होगा? इंटरसेक्टिंग होगा। यहाँ पर के का वैल्यू 1 आया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, मतलब ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। लेकिन ये दोनों लाइन है, वो लाइन क्या होगा? कॉन्सिडेंट होगा। एंड नो सॉल्यूशन आया तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का के का वैल्यू 3 रखने पर कोई भी एक्स वाई का वैल्यू दोनों को सेटिस्फाई नहीं करेगा। और मतलब आप कह सकते हैं दोनों क्या है? पैरेलल स्ट्रेट लाइन है। ये हो गया। अब आते हैं, आपको सिखाते हैं कि कोई भी अगर 3 अननोन का इक्वेशन है तो उसको कैसे सोल्व करते हैं। देखिए नेचर पता करते हैं। नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 3 unknowns by J.S. प्रसाद मेथड। ठीक है, ये हम आपको बता रहे हैं, कहीं मिलेगा नहीं। देखिए क्या है तरीका, कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बताए हैं एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से एक्स और वाई को एलिमिनेट करके ऐसे बना लीजिए इक्वेशन। एलिमिनेट कर दीजिए, एलिमिनेट एक्स एंड वाई एंड राइट इन फॉर्म ऑफ, इसके फॉर्म में लिख दीजिए, राइट इन फॉर्म ऑफ, ऐसे लिख दीजिएगा। क्या? मान लीजिए m और क्या है आपका z इज इक्वल टू क्या है आपका n आया, ऐसे इक्वेशन आया। मीन्स एलिमिनेट एक्स वाई को एलिमिनेट करके mz इक्वल टू n ले आ दीजिए। अब इसी mn के वैल्यू के अनुसार सॉल्यूशन का नेचर होगा। देखिएगा ऐसे, मान लीजिए ऐसा है, m का वैल्यू और n के वैल्यू के अनुसार आपको डिसाइड करना है। अगर m का वैल्यू, फर्स्ट केस में m का वैल्यू 0 नहीं है, m इज नॉट इक्वल टू 0, m क्या है? 0 नहीं है, तो n कुछ भी हो, n क्या हो? कुछ भी हो, n बिलोंग्स टू क्या? एनी रियल नंबर। तो इस केस में क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, सिंपल सा बात है। अगर m 0 नहीं है, n क्या है? कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो n कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, उस केस में क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। सिस्टम का सॉल्यूशन कैसा होगा? यूनिक होगा। अगर m का वैल्यू क्या है?
जीरो है और n भी जीरो है, तो आप देख सकते हैं m जीरो रख दीजिए, n जीरो रख दीजिए, z कुछ भी रखिएगा, जीरो इक्वल टू जीरो सेटिस्फाई करेगा। तो उस केस में क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ऐसा होगा। एंड अगर m का वैल्यू जीरो है, m क्या हो जाए जीरो और n जीरो के बराबर नहीं है, तो देखिए m अगर जीरो हो जाएगा तो इधर जीरो, n जीरो नहीं है, तो जीरो इज इक्वल टू नन जीरो, कभी हो सकता है नहीं, मतलब उस केस में नो सॉल्यूशन होगा। तीन ही टाइप का सॉल्यूशन ही होता है, यही आपको ध्यान रखना है, यही आसानी से आप पता कर सकते हैं किसी का भी। चलिए एक प्रॉब्लम में अप्लाई करके आपको बताते हैं। एक प्रॉब्लम लेते हैं, कहीं पर एक प्रॉब्लम लेते हैं। देखिए क्या है, इसको डिटरमिनेंट मेथड से बताए थे, 4 डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना पड़ा था। हम अब यहां पर इसको जेएस प्रसाद मेथड से बता रहे हैं। देखिए आसानी से आप निकाल सकते हैं। चलिए हम करते हैं। 13 नंबर क्या है, सबसे पहले लिख लीजिए सारा इक्वेशन को, x प्लस क्या y प्लस क्या z इक्वल टू क्या 6 है। यहाँ पर x प्लस क्या 2 ऑफ y एंड प्लस क्या 3z इक्वल टू क्या 10 है। यहाँ क्या है x प्लस क्या 2 ऑफ y एंड प्लस क्या लैम्डा z इक्वल टू क्या है म्यू है। इसको फर्स्ट मानिए, इसको सेकेंड मानिए, इसको क्या थर्ड मानिए। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको x को एलिमिनेट करके और एक्स वाई को एलिमिनेट करके जेड में एक रिलेशन एम जेड इज इक्वल टू क्या एन के फॉर्म में लिख देना है। तो चलिए लिखते हैं, पहले एक्स को एलिमिनेट करते हैं, वाई में इक्वेशन बनाते हैं दो। तो हम क्या करते हैं, सेकेंड में हम अगर ऐसा कर दे, फर्स्ट को घटा दे तो एक्स खत्म, क्या बनेगा वाई एंड प्लस क्या, इसमें इसको घटा रहे हैं तो एक्स खत्म, वाई बनेगा और यहां पर 2 ऑफ जेड इक्वल टू 4 हो जाएगा। एक इक्वेशन आ गया वाई जेड में। एक और इक्वेशन, इस दोनों का यूज कर लिए हैं। अब आप क्या करिए, इसका और इसका यूज करते हुए, मीन्स इसका और इस दोनों में से जो एक सिंपल है उसका यूज करते हुए एक और इक्वेशन वाई जेड में बनाइए। तो हम क्या करते हैं, देखिए इसमें थर्ड में क्या करते हैं, थर्ड में फर्स्ट को घटा देते हैं, तो घटाएंगे तो y बनेगा और क्या यहाँ पर घटाएंगे, फिर क्या लैम्डा माइनस क्या 1 इंटू क्या जेड हो जाएगा और यहाँ म्यू माइनस क्या 6 हो गया। और यही क्या है आपका 4 इक्वेशन है, यही क्या 5th इक्वेशन है। अब y को एलिमिनेट करिएगा तो z में रिलेशन आ जाएगा। अब क्या करते हैं, फिफ्थ में से क्या करते हैं, 4 को घटा देते हैं। तो जैसे ही घटाइएगा क्या बनेगा, इसमें इसको घटा दीजिए तो ए लैम्डा माइनस क्या 3 और इनटू क्या जेड, इसमें घटाइएगा म्यू माइनस क्या हो जाएगा 10, ऐसा हो गया। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा तीनों इक्वेशन का यूज करना ही है, आपको किसी भी तरीका से जेड समथिंग कांस्टेंट इनटू जेड इक्वल टू, या कोई पैरामीटर है तो पैरामीटर इनटू क्या जेड और इधर पैरामीटर ले आ देना है। आप सीधा डायरेक्ट ऐसे भी करते वही चीज आ जाता। यहां से थर्ड में से अगर सेकेंड को घटा देंगे तो एक्स वाई दोनों एक ही बार खत्म हो जाएगा और क्या वही बन जाएगा। तो आप ऐसे भी करते तो वही इक्वेशन आ जाएगा। देखिए थर्ड में से सीधा हम क्या करते, सेकेंड घटा देते तब भी यही इक्वेशन आएगा। तो आप वो भी कर सकते, एक ही बार ये दोनों से बच जाते, सीधा एक ही बार आ जाता। लेकिन जनरल तरीका ये है। अब यहां से हम क्या करते हैं, अब यूज करिए, हमारे पास क्या है, यही m बताए हैं, m है और ये क्या है n है। अब यूज करिए यूनिक सॉल्यूशन के लिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए,
तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपको बताए हैं m जीरो नहीं, तो लैम्डा माइनस 3 का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। एंड क्या n कुछ भी हो सकता है, एंड म्यू माइनस 10 कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इसका मतलब लैम्डा का वैल्यू 3 नहीं होना चाहिए, एंड म्यू का वैल्यू, जब म्यू माइनस 10 कोई भी रियल, तो म्यू भी क्या कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो ये यूनिक सॉल्यूशन के लिए आ गया। उसी टाइप से इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या आपको बताए हैं, देखिए कि m का वैल्यू जीरो और n का वैल्यू भी क्या जीरो, यही बताए हैं। देखिए यहाँ पर m का वैल्यू भी जीरो और n का वैल्यू भी जीरो, तो यहाँ पर m और n दोनों जीरो, तो लैम्डा माइनस 3 भी जीरो, एंड क्या म्यू माइनस ऑफ क्या 10 भी क्या जीरो। मतलब क्या लैम्डा का वैल्यू 3 एंड म्यू का वैल्यू क्या, म्यू का वैल्यू भी क्या 10 हो जाएगा। ऐसा आ गया, इस टाइप से निकल के आ गया। एंड यहां से फिर नो सॉल्यूशन के लिए देखिए, नो सॉल्यूशन के लिए क्या निकल के आएगा। नो सॉल्यूशन के लिए क्या बताए हैं कि m का वैल्यू जीरो और n का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। m का वैल्यू जीरो, n का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए लैम्डा माइनस 3, लैम्डा माइनस 3 कितना हो जाना चाहिए जीरो, एंड यहाँ म्यू माइनस 10 जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू 3 ऐसा आ गया, लैम्डा का वैल्यू 3 एंड साथ में म्यू का वैल्यू क्या 10 नहीं होना चाहिए। आप देखिएगा पिछला लेक्चर, उसमें इसी को डिटर्मिनेंट से बताए थे, 4 डिटर्मिनेंट निकालना पड़ा है, बहुत सारा काम करना होगा, इजिली इससे निकल जाता है फटाक से। ठीक है, तो ये शॉर्टकट तरीका है, आप कभी भी इसका यूज करेंगे। चलिए अब आगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपको बताते हैं। ये तो सॉल्यूशन का नेचर पता करना आपको बता दिए। अब ज्योमेट्रिकली 2 अननोन का इक्वेशन तो स्ट्रेट लाइन होता है, 3 अननोन का इक्वेशन 3D में प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। कैसे रिप्रेजेंट करता है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 3 अननोन का है। 3 अननोन का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो मान लेते हैं एक इक्वेशन है ऐसे, a1 ऑफ x, b1 ऑफ y एंड c1 ऑफ z इक्वल टू d1। दूसरा है a2 ऑफ x, b2 ऑफ y, c2 ऑफ z इक्वल टू d2, और a3 ऑफ x, b3 ऑफ y एंड क्या c3 ऑफ z इक्वल टू d3। ये 3 अननोन का 3 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। आपको फर्स्ट क्लास में ही बताए थे, ये प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। ए मान लीजिए ए P1 एक प्लेन है, P2 एक प्लेन है, P3 प्लेन है। तो ये तीनों क्या है, प्लेन्स 3D में प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन कहां पर, तो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। अब ये आप जानते हैं इसका 3 टाइप का सॉल्यूशन होता है। अब वो प्लेन में क्या होता है उसको बताने जा रहे हैं। देखिए समझिए एक एक करके। अब आप जानते हैं इसका 3 टाइप का सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो प्लेन एक पॉइंट पर क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। तीनों प्लेन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। ऐसा होगा तो प्लेन्स इंटरसेक्ट एट सिंगल पॉइंट, सिंगल पॉइंट पर क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। कैसे करेगा देखिए, हम उसको बताते हैं। देखिए 3 प्लेन है, एक प्लेन, दूसरा प्लेन, एक प्लेन, दूसरा प्लेन, तीसरा प्लेन। देखिएगा ये प्लेन है ऐसे कर रहा है,
ये अभी दो प्लेन हमेशा एक लाइन पर इंटरसेक्ट करता है। आप देखेंगे तो एक प्लेन है और एक प्लेन है, एक लाइन पर इंटरसेक्ट करता है, हमेशा एक लाइन पर लाइन बनाएगा, लाइन पर इंटरसेक्ट करेगा। अब मान लीजिए ये तीसरा प्लेन है, ये भी जाके ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है, ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है, ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो देखिए क्या हो रहा है। अब ये तीनों प्लेन का कॉमन पॉइंट कहाँ है? एक प्लेन है, एक प्लेन है, एक प्लेन है, यहीं पर एक कॉमन पॉइंट है, ये वाला कॉमन पॉइंट है। यही एक सिंगल कॉमन पॉइंट है जो तीनों पर क्या कर रहा है? लाई कर रहा है। तो सिंगल पॉइंट पर ऐसे कट करेगा, तीन, एक प्लेन, दूसरा प्लेन, तीसरा प्लेन, तो ए एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा इस टाइप से। तो ऐसा होगा ज्योमेट्रिकली, इस ढंग से वो रिप्रेजेंट करेगा, ऐसे कट करेगा। तो ये आप देख लिए सिंगल पॉइंट पर, जब भी यूनिक सॉल्यूशन होगा तो सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा तीनों प्लेन। अब दूसरा बात देखिएगा, अगर अगर इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा तो क्या होता है? देखिए इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा। इनफिनाइट सॉल्यूशन कब होता है वो नेचर पता करना आपको बता दिए हैं। इनफिनाइट सॉल्यूशन होता है तो दो में से कुछ भी होगा, कम से कम दो प्लेन क्या होगा? कॉन्सिडेंट होगा। दो प्लेन क्या होगा? एटलीस्ट टू प्लेन्स आर कॉन्सिडेंट। दो प्लेन क्या होगा? कॉन्सिडेंट होगा। और तीनों प्लेन एक लाइन पर इंटरसेक्ट करेगा, और थ्री प्लेन्स इंटरसेक्ट एट ए लाइन, एक लाइन पर इंटरसेक्ट करेगा, तब भी वो क्या होगा? इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा। कैसे? देखिए उसको हम कुछ बताते हैं। कॉन्सिडेंट का मतलब क्या हो गया? एक प्लेन है, दूसरा प्लेन है, एक दूसरे में समा गया, एक कॉन्सिडेंट है। तो देखिए ये दो प्लेन है, एक दूसरे में कॉन्सिडेंट है, एक कॉन्सिडेंट है, और तीसरा प्लेन ऐसे जाके कट किया, तीसरा प्लेन ऐसे कट कर रहा है, जाके ऐसे कट कर गया। तो क्या हो गया? ये जो लाइन पर का पॉइंट है, देखिए ये लाइन है, एक लाइन बन रहा है, इस पर भी है, इस पर भी है, इस तीनों पर है। देखिए एक कॉन्सिडेंट प्लेन है, तो इस पर का सारा पॉइंट तो है ही, यहाँ इस लाइन पर का जितना भी पॉइंट है वो देखिए इस प्लेन पर भी है, इस पर भी है, इस पर भी है। तो बहुत सारा पॉइंट हो गया, सेट ऑफ पॉइंट्स हो गया। और पॉइंट ही क्या होता है? एक्चुअली में सॉल्यूशन होता है। पॉइंट अगर इस पर का देखेंगे तो एक्स वाई जेड, इस पर का पॉइंट ही क्या होगा? एक्स वाई जेड, ये तीन, कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड तीनों प्लेन पर लाई कर रहा है। इसका मतलब ये कॉन्सिडेंट होगा। तो अब कॉन्सिडेंट किसी भी, ऐसे दो कॉन्सिडेंट हो सकता है, तीसरा कट करे, या ऐसे हो सकता है, तीनों का तीनों कॉन्सिडेंट हो गया, तीनों प्लेन क्या हो गया? कॉन्सिडेंट हो गया, एक दूसरे में ओवरलैप कर गया। तो इस केस में भी तीनों प्लेन कॉन्सिडेंट हो गया, तो इस पर सारा पॉइंट्स लाई कर रहा है, तो भी क्या हो गया? इनफिनिटी सॉल्यूशन। इंटरसेक्ट करेगा एक लाइन पर, ऐसा कैसे? देखिए लाइन पर कैसे करेगा उसको समझिए। लाइन पर ये दोनों तो एक लाइन पर कर ही रहा है, एक लाइन पर कर रहा है, तीसरा भी जाके ऐसे कट कर दे, ऐसे जाके ऐसे कर, तो देखिए तीनों एक लाइन पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ये लाइन है जो तीनों पर है, इस पर भी है, रेड वाला पर भी, येलो वाला पर भी, और ग्रीन वाला पर भी। तो ये लाइन पर का जितना पॉइंट होगा तीनों प्लेन पर होगा, मतलब वो पॉइंट तीनों को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसा केस बनेगा। तो ऐसा अगर होगा थ्री डायमेंशनली, तो कम से कम दो प्लेन कॉन्सिडेंट, तीसरा उसको कट करे, या तीनों का तीनों कॉन्सिडेंट, या तीनों एक लाइन पर कट करेगा, तो उस केस में क्या होगा? इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा। तो इनफिनाइट सॉल्यूशन के लिए ऐसा हो जाएगा। दूसरा बात देखिए, अब अगर नो सॉल्यूशन होगा तो क्या निकल के आता है? देखिएगा, अगर नो सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन होगा, तो उस केस में कम से कम दो प्लेन क्या होता है? पैरेलल होता है।
at least two planes are parallel are parallel are parallel दो प्लेन कम से कम क्या होगा, पैरेलल होगा, या तो वो प्रिज्म बनाएगा, फॉर्म ए प्रिज्म। प्रिज्म कब बनता है उसको देखिए, जब दो का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, कोई भी दो का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन तीसरे के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। इफ दैट मीन्स इफ line of intersection of any two is parallel to थर्ड के पैरेलल हो जाए। देखिए समझिए कैसे होगा। अगर कोई भी दो प्लेन, जैसे देखिए ये मान लीजिए प्लेन है और एक ए प्लेन है, ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो अब इस पर का कोई भी पॉइंट इस पर नहीं होगा, मतलब कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। अब चाहे ये तीसरा प्लेन इसको कैसे भी कट करे, अगर पैरेलल हो गया कोई भी दो प्लेन तो फिर कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा, कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा। अब या ये तो पैरेलल का बात हो गया, जब पैरेलल होगा कोई भी दो प्लेन तो कभी भी कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, चाहे तीनों पैरेलल हो जाए या कम से कम दो पैरेलल, तीसरा इसको कट करे नहीं करे उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इस दोनों में कोई कॉमन नहीं होगा, इसलिए कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। अब अगर ऐसे हो जाए, देखिए ऐसे बन जाए, यहां से ये दोनों ए प्लेन दोनों क्या कर रहा है, कट कर रहा है ऐसे और ऐसे कट कर रहा है, तो ये क्या प्रिज्म बन गया। ये दो प्लेन ए वाला देखेंगे तो इसका जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, ये दोनों जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है तीसरा प्लेन के क्या हो गया, पैरेलल हो गया। ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ये पहला और दूसरा का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन तीसरे प्लेन के क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो एक तरह से प्रिज्म बना रहा है, ये फॉर्म करता है प्रिज्म। तो इस केस में आप देख सकते हैं इस दोनों का, इस पर का कॉमन पॉइंट ए वाला है तो इस पर लाई नहीं कर रहा है, इस दोनों का कॉमन पॉइंट है ये लाइन पर का सारा पॉइंट तो इस पर लाई नहीं कर रहा है। मतलब ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो एक साथ तीनों प्लेन पर लाई करेगा, तो ये प्रिज्म बनाएगा तो कभी भी वो नो सॉल्यूशन होगा। तो ये तीन केस हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों ऐसा ही देख के पता चल जाता है, प्लेन का इक्वेशन को, मींस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को देख के पता चल जाएगा। जब ऐसा हो जाए, कभी भी बहुत बार आप दे देगा, ऐसा हो जाए या ऐसा हो जाए तो सीधा डायरेक्टली आप बोल सकते हैं बिना एक भी लाइन सोल्व किए हुए कि इक्वेशन का सॉल्यूशन इनफिनाइट होगा या नो होगा। कैसे, चलिए उसको दिखाते हैं। यहाँ पर टू प्लेन्स है, ए टू प्लेन्स हम P1 P2 के लिए बात कर रहे हैं, P1 एंड P2 अगर पैरेलल होगा, ए पैरेलल होगा, या पहले इनफिनाइट ऐसे बोलिए, पैरेलल होगा, चलिए कॉन्सिडेंट ही पहले ले लेते हैं। कॉन्सिडेंट होगा, फर्स्ट में कॉन्सिडेंट होगा, इफ कॉन्सिडेंट होगा तो क्या होगा, x का कोफिशिएंट का रेशियो, y का कोफिशिएंट का रेशियो, कांस्टेंट फिर z का कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल टू क्या, कांस्टेंट टर्म का रेशियो। अगर ऐसा हो गया तो प्लेन क्या होगा, कॉन्सिडेंट होगा। और जैसे ही देख के पता चल जाएगा, अब कॉन्सिडेंट हो गया तो सीधा बोल देंगे कि वो प्लेन क्या है आपका, दो प्लेन पैरेलल, कॉन्सिडेंट हो गया मींस इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और अगर पैरेलल होगा, दो प्लेन पैरेलल होगा तो पैरेलल होगा तो क्या होगा, देखिएगा पैरेलल होगा इफ x का कोफिशिएंट का रेशियो, y का कोफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म का z का कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल होगा, लेकिन कांस्टेंट टर्म के रेशियो के बराबर नहीं होगा। जैसे ही ऐसा हो गया तो वो क्या होगा, दो प्लेन पैरेलल होगा, और पैरेलल होगा
तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा। ये केस कभी भी आया तो सीधा डायरेक्टली आप बोल सकते हैं, कुछ भी एक भी लाइन कुछ चेक करने का जरूरत नहीं है। और तीसरा, वो या तो एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, अब इसमें आएगा सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, या एक लाइन पर इंटरसेक्ट करेगा, या क्या एक प्रिज्म बनाएगा। इंटरसेक्ट करेगा ओ ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट एट ए सिंगल पॉइंट, सिंगल पॉइंट लिख देते हैं, चलिए सिंगल पॉइंट, या ओ एक लाइन पर होगा, ए लाइन पर इंटरसेक्ट करेगा, ए लाइन पर, या फॉर्म करेगा प्रिज्म, प्रिज्म फॉर्म करेगा। मीन्स इसमें आएगा, ऐसा होगा या ऐसा होगा या ऐसा होगा। कब होगा? इफ ऐसा नहीं हो, इफ नॉट, ध्यान दीजिए, नॉट, ये तीनों इक्वल नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ उसमें अनइक्वल होना चाहिए। मीन्स नॉट A1/A2 B1/B2 C1/C2, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो फिर इस दोनों में से कुछ होगा। ध्यान दीजिए, अगर A1/A2 B1/B2 C1/C2 बराबर हो गया तब तो इस दोनों में से कोई होगा एक। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो क्या, या तो एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, या क्या एक लाइन पर इंटरसेक्ट करेगा, या प्रिज्म फॉर्म करेगा। ये ज्योमेट्रिकली क्या, हाँ C2, ए वाला C2 है, ऑब्वियसली ए वाला C2 है, तो ए C2 हो गया। तो इस टाइप से आपको ज्योमेट्रिकली चेक कर लेना, और बहुत सारा क्वेश्चंस इसी से अटैच करके आपको दे देगा। हम करते हैं प्रॉब्लम इससे रिलेटेड कुछ, देखिए इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है। देखिए जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, कर 3 प्लेन्स दिस इंटरसेक्ट इन, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है कि लाइन पर इंटरसेक्ट कर रहा है कि एक फॉर्म प्रिज्म बना रहा है। एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, अभी आप देखें तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। एक लाइन पर इंटरसेक्ट करेगा तो इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन होगा। प्रिज्म बनाएगा तो नो सॉल्यूशन। इसी से पता चलेगा, 3D से कनेक्ट करके क्वेश्चन दे देगा। तो चलिए चेक कर लिया जाए फटाक से। देखिए यहां पर क्या है, चेक करते हैं। पहले प्लेन को लिख देते हैं, 2x एंड माइनस ऑफ y प्लस जेड इक्वल टू 4 है, 5x एंड क्या प्लस 7 ऑफ y और क्या है प्लस 2z इक्वल टू क्या 0 है, और यहाँ पर क्या है 3 ऑफ x एंड प्लस क्या ए 4 ऑफ y माइनस क्या 2z इक्वल टू, राइट साइड में लिख दिए, ऐसा हो गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले x को एलिमिनेट करके 2 इक्वेशन बनाते हैं, लिख दिए हैं। अब x को एलिमिनेट करके 2 इक्वेशन बनाते हैं, तो फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया। हम क्या पता कर रहे हैं, किस टाइप का सॉल्यूशन है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन पता करते हैं। तो x को एलिमिनेट कर दीजिए, हम इसमें 5 मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 2 मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 इंटू इक्वेशन क्या फर्स्ट, एंड फिर क्या कर देते हैं माइनस 2 इंटू इक्वेशन क्या सेकेंड, ऐसा कर देते हैं। क्या बनेगा देखिए, तो 5 10 और ये भी 10 कैंसिल, इसमें 5 मल्टीप्लाई करें -5y, इसमें 2 मल्टीप्लाई करिएगा 14, तो 14 और ए क्या आ रहा था -5, -19 घटाइएगा -19y हो गया। इसमें हम क्या कर रहे हैं 5 मल्टीप्लाई करें 5z, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कितना 4z, 5z माइनस 4z कितना बन जाएगा z हो गया। इस साइड में 5 मल्टीप्लाई किए तो 20 और -0 तो क्या हो जाएगा +20, सिंपल। अब एक और इक्वेशन, इस दोनों से हम क्या करते हैं, अब y को एलिमिनेट, x को एलिमिनेट करके लिख देते हैं, तो इसमें हम 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं,
इसमें क्या करते हैं, 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू इक्वेशन क्या, थर्ड एंड क्या करते हैं, माइनस ऑफ इसमें 3 इंटू क्या, फर्स्ट कर देते हैं। क्या बनेगा देखिए, 2 मल्टीप्लाई करने पर 6, 3 मल्टीप्लाई 6, 6 खत्म। इसमें 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना बनेगा, 8, और इसमें 3 मल्टीप्लाई घटा रहे हैं, कितना हो जाएगा, 8 और 11 हो जाएगा, 11 ऑफ वाई। यहां पर 2 मल्टीप्लाई किए, -4z, एंड इसमें 3 मल्टीप्लाई घटा रहे हैं, -7 ऑफ जेड हो जाएगा। इस साइड में देख लीजिए क्या बन रहा है, यहां पर क्या बनेगा, इसमें 2 मल्टीप्लाई किए -6, इसमें 3 मल्टीप्लाई किए थे तो -6 और यहां पर 8, माइनस इसमें 3 मल्टीप्लाई 12 और -6 -18, ऐसा हो गया। अब वाई जेड में इक्वेशन आ गया। अब यहीं से सीधा आप देख सकते हैं, वाई को एलिमिनेट करना, बस सॉल्यूशन नहीं निकालना, हमको नेचर पता करना है, उसी से काम हो जाएगा। आप देखिए इसमें हम वाई को एलिमिनेट करना है तो इसमें हम क्या करते हैं, अब देखिएगा इसको 4 मान लीजिए और इसको क्या 5 मान लीजिए, इसमें हम 11 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11 और इंटू क्या इक्वेशन 4 एंड प्लस क्या इसमें 19 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 19 इंटू क्या 4, देखिएगा क्या बनेगा, ए वाला तो कैंसिल हो जाएगा, ऐड करने पर खत्म कहानी। यहां पर 11z एंड माइनस ए वाला इंटू 11z और माइनस कितना 19 इंटू 7 कितना आ जाएगा, तो 133 और यहां पर इंटू क्या जेड इक्वल टू, इस साइड में जो भी आएगा, इधर जीरो नहीं आ रहा है, नन जीरो, घटा के लिख दीजिए तो कितना आ रहा है, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई किए थे 11 तो 2 कितना हो जाएगा 220 एंड यहाँ पर हम लोग जोड़ रहे थे, कितना मल्टीप्लाई किए हैं इसमें 19, इसमें फिफ्थ है, फिफ्थ में 19 मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं 19 मल्टीप्लाई करके, 19 इंटू क्या 18। देखिए अब हमको मतलब नहीं है, 11 अगर जोड़ेंगे तो क्या ये ऐसा आ गया ना जी, mz इक्वल टू n के फॉर्म में, m क्या जीरो आएगा, नहीं है, m जीरो नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो, बस इतना ही से मतलब है। m जीरो नहीं है तो कैसा सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन हो गया, n कुछ भी रहे उससे अब मतलब नहीं है, सिंस m क्या है जीरो के बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे यूनिक सोल्यूशन हो गया, यूनिक सोल्यूशन होगा, और यूनिक सोल्यूशन होगा तो हम लोग बोल सकते हैं ज्योमेट्रिकली वो क्या होगा, प्लेन्स क्या होगा, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, इसका मतलब प्लेन्स क्या होगा, प्लेन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इस टाइप से हम लोग नेचर ऑफ सॉल्यूशन से किस टाइप का प्लेन्स होगा वो पता कर सकते हैं, या प्लेन्स पता है तो हम नेचर पता कर सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बात होता है। देखिए और क्वेश्चन देखिए कुछ जैसे यही है, डिस्कस द कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्या है देखिए, देखते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 है, और क्या है 2x प्लस क्या 2 ऑफ वाई एंड प्लस 2 ऑफ जेड इक्वल टू क्या 2 है, और यहां पर x एंड प्लस क्या p ऑफ वाई एंड प्लस जेड इक्वल टू 0 है। तो देखिएगा यहां से हमको दिख रहा है ये दोनों प्लेन हमेशा क्या है, पैरेलल है, ये हमेशा पैरेलल है, पैरेलल प्लेन से दिख रहा है सब लोगों को, पैरेलल हो गया, कॉन्सिडेंट हो गया, पैरेलल नहीं कॉन्सिडेंट है, ए भी इक्वल है, कॉन्सिडेंट प्लेन है, हमेशा
कॉन्सिडेंट प्लेन्स है, कॉन्सिडेंट प्लेन्स है। यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए यहां से कॉन्सिडेंट प्लेन है, क्यों है, क्योंकि 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट, जेड का कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म इक्वल है, कॉन्सिडेंट प्लेन है। इस पर आइए, अब बी अगर 1 होगा, इसके बारे में देखिए। अब अगर b क्या होगा, इफ b इक्वल टू 1 होगा, b इक्वल टू 1 होगा, तो ये दोनों प्लेन क्या बनेगा, 1 होगा तो 2/1 इज इक्वल टू 2/1 इज इक्वल टू 2/1 इज नॉट इक्वल टू 2/0। मतलब क्या हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, ए पैरेलल प्लेन हो जाएगा। अगर x का, y का, z का कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल होता है लेकिन a इक्वल नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या है, पैरेलल प्लेन हो गया। पैरेलल प्लेन, पैरेलल प्लेन होता है तो क्या होता है, कॉन्स्टेंट है लेकिन एक प्लेन भी पैरेलल हो गया तो वो क्या होगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या, नो सॉल्यूशन दे देगा, नो सॉल्यूशन हो जाए। ये तो हमेशा कॉन्सिडेंट है तो सॉल्यूशन होगा, तीसरा पर डिपेंड करेगा। ये दोनों क्या है, मीन्स ऐसा केस बना, देखिए ये दोनों प्लेन कॉन्सिडेंट है, एक प्लेन है दूसरा प्लेन है, कॉन्सिडेंट है, ऐसा है, और तीसरा इसके पैरेलल हो गया, तो तीनों पर कुछ कॉमन हुआ, नहीं हुआ, मतलब क्या, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, तीनों पर लाई करता हुआ कोई भी, तो नो सॉल्यूशन हो गया। ये फर्स्ट का कहानी है, ये फर्स्ट है। अब तीसरा, अगर b 1 के बराबर नहीं होगा, तो अब उसी से देखिए सेकेंड में, अगर b का वैल्यू 1 नहीं होगा, तो 1 नहीं होगा तो आप यहां से देख सकते हैं 2/1 इज नॉट इक्वल टू क्या, ए 2/b, ए इक्वल नहीं है, 1 नहीं है, तो ए वाला इक्वल नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, ए आपका मीन्स पैरेलल नहीं होगा, प्लेन पैरेलल नहीं होगा। एक कॉन्सिडेंट है और दूसरा उसके कॉन्सिडेंट भी नहीं है, वो जाके कहीं भी कट कर रहा है, तो कहां पर कट कर रहा होगा, कभी भी कट करेगा तो एक पॉइंट पर नहीं, कहां कट करेगा, लाइन पर, एक लाइन पर कट करेगा, कॉन्सिडेंट है और तीसरा कट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, इस केस में कैसा हो जाएगा, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि नॉट पैरेलल, नॉट पैरेलल, तो पैरेलल नहीं है लेकिन है क्या, वो कॉन्सिडेंट है और तीसरा उसको कट करेगा जाके, तो कॉन्सिडेंट है, तीसरा उसको कहीं ना कहीं जाके कट करेगा, तो क्या हो गया, एक लाइन पर कट करेगा तीनों, मतलब क्या हो गया, वो एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया, इस टाइप से देख सकते हैं। और देखिए, देखिए क्या है, कहा गया है, फॉर सम अल्फा बीटा आर द इंटरसेक्शन ऑफ 3 प्लेन्स दिस इज ए लाइन, एक लाइन है इंटरसेक्शन, तो अल्फा प्लस बीटा निकालना है। लाइन पर इंटरसेक्ट कर रहा मतलब क्या है, कैसा सॉल्यूशन है, लाइन पर इंटरसेक्ट कर रहा मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तभी खाली यूनिक सॉल्यूशन होता है, तो ये लाइन पर इंटरसेक्ट कर रहा है। आरक्यू का मतलब होता है 3D में, तो कर अल्फा बीटा इन आर, अल्फा बीटा आर है मतलब रियल नंबर्स बिलोंग कर रहा है, इंटरसेक्ट द 3 प्लेन, ये 3 प्लेन है, x प्लस क्या 4 ऑफ y माइनस 2 ऑफ z इक्वल टू 1, x एंड प्लस क्या 7 ऑफ y माइनस 5z इक्वल टू क्या बीटा, और यहाँ x प्लस क्या 5 ऑफ y एंड क्या ए प्लस अल्फा z इक्वल टू 5, इसका लाइन पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मीनिंग हो गया, यहां से हम लोग कह सकते हैं दिस इंप्लाइज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सिस्टम का सॉल्यूशन कितना होगा, इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन का कंडीशन अप्लाई करके हम लोग अल्फा बीटा निकाल लेते हैं, तो जेएस प्रसाद मेथड यूज कर लेते हैं, फटाक से हो जाएगा। तो क्या करते हैं, पहले x और y को एलिमिनेट करके z इक्वल टू समथिंग लाते हैं, तो करिए एलिमिनेट, हम ऐसा कर देते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड मान लेते हैं, इसको क्या थर्ड मान लेते हैं, ऐसा हो जाएगा। अब यहां से
हम क्या करते हैं, फर्स्ट में से सेकेंड में से फर्स्ट को घटा देते हैं। इसमें इसको घटाएंगे 3 ऑफ वाई एंड माइनस कितना 3 ऑफ जेड इक्वल टू बीटा माइनस 1 हो गया। वाई जेड में एक रिलेशन आ गया। अब यहाँ से निकालते हैं, थर्ड में से हम क्या करते हैं, फर्स्ट को फिर घटा देते हैं, तो घटाएंगे तो बनेगा वाई, यहाँ घटाने पर वाई और घटाने पर अल्फा एन प्लस 2 इंटू क्या जेड, और राइट साइड में 4 हो जाएगा। अब ये हमारे पास 4 आ गया, फिफ्थ आ गया, एक्स को एलिमिनेट कर दिए। अब वाई को एलिमिनेट करके अल्फा मीन्स जेड में रिलेशन लाते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, इसमें 3 मल्टीप्लाई करके इसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो वाई हट जाएगा, जेड इक्वल हमको एम जेड इज इक्वल टू एन लाना है। तो हम क्या करते हैं, अब देखिए इसमें 3 इंटू फिफ्थ माइनस क्या कर देते हैं 4, क्या बनेगा 3y माइनस 3y खत्म। इसमें 3 मल्टीप्लाई करें, 3 अल्फा प्लस क्या 6 एंड जेड माइनस 3 ये तो सीधा घटा रहे हैं, प्लस कितना हो जाएगा 3 जेड, तो प्लस 9 हो जाएगा, 9 ऑफ क्या जेड। इधर 3 मल्टीप्लाई करके इसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 13 हो जाएगा एंड माइनस क्या बीटा, 3 मल्टीप्लाई के 12 घटाने पर 13 माइनस बीटा, यही हो गया, उस फॉर्म में आ गया। एम जेड इज इक्वल टू एन, याद करिए यही एम है और एन है, इन्फिनाइट सॉल्यूशन है। लाइन पर इंटरसेक्ट करा मतलब सिस्टम का इन्फिनाइट सॉल्यूशन है। तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन होने के लिए, सिंस इन्फिनाइट सॉल्यूशन होने के लिए, इन्फिनाइट सॉल्यूशन होने के लिए क्या होना चाहिए, तो ए वाला ए 3 अल्फा मीन्स एम भी 0 और एन भी 0, तो ए 3 अल्फा प्लस 9 भी 0 होना चाहिए एंड यहाँ से 13 माइनस बीटा भी क्या होना चाहिए 0, और यहाँ से आप लिख सकते हैं अल्फा का वैल्यू -3, बीटा का वैल्यू 13, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा हमको निकालना है, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इस टाइप से आसानी से निकल जाएगा। यही इन्फिनाइट सॉल्यूशन के लिए डिटर्मिनेंट से बनाते 4 डिटर्मिनेंट को निकालना पड़ता, बहुत भारी काम करना पड़ता। इस टाइप से जस्ट प्रसाद मेथड आसानी से आपको काम को इजी करेगा। अब नेक्स्ट क्लासेस से और PYQ इसका डिस्कस करेंगे डिफरेंट ईयर का, और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, ठीक है। तो PYQ नेक्स्ट लेक्चर्स देखेंगे।